हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, इंडिया बुल्स ग्रुप को लेकर जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं उसमें कुछ शेयर्स में तो जो करेक्शन आई है वहाँ ज़बरदस्त जो है इन्वेस्टर की कैपिटल इरोड हुई है। इसी तरह की करेक्शन हमें एक टाइम पे एडीएजी ग्रुप और फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स में देखने को मिली थी और आप देखिए किस तरह से वहाँ जो है कैपिटल इरोड हुई है और जो उस टाइम के जो लेवल्स पे इन्वेस्टेड हैं वो उनको 2 साल बाद भी देखने को नहीं मिले हैं। ऑलमोस्ट सारी कैपिटल इरोड हो चुकी है। तो क्या इंडिया बुल ग्रुप भी उसी तरफ जा रहा है? हालांकि जिस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग इनके बिजनेस में हुई है और कुछ कंपनीज में प्रमोटर स्टेक सेल कर चुके हैं, उनको सेपरेटली हमने वीडियोस में डिस्कस किया है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को लेके हमने जो है सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 3 शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, धानी सर्विसेज, गैरी डिजिटल और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि ये तीनों ही ओवर करेक्टेड शेयर्स हैं अपने हाई से। तो यहाँ पर इन्वेस्टर का रुझान ज़्यादा बन रहा है। तो फ्रेंड्स, इन तीनों शेयर पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, डिटेल में हमने इस बारे में इस वीडियो में बात करी है। इंडिया बुल्स ग्रुप में करेक्शन के कारण क्या है? पहले सबसे बड़ा कारण तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हैं। लगातार जो है कभी इनके पास ईडी की रेड पड़ रही है, कभी प्रमोटर्स पे एलिगेशंस लग रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू 2-2.5 साल से हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस से शुरू हुए थे। लगभग जो है ग्रुप कंपनीज होती हैं तो क्रॉस गारंटीज होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूरे ग्रुप को इम्पैक्ट करती है। लगातार बैड न्यूज़ जो है कंपनीज को लेके आ रही हैं और बिजनेस की काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग भी पिछले कुछ समय में यहाँ पर हुई है। तो फ्रेंड, इन तीनों जो ओवर करेक्टेड शेयर हैं, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, यारी और धानी, तीनों में से कहाँ मौके बन रहे हैं? सबसे पहले इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लेते हैं। कभी ये शेयर 1400 रुपये के आसपास चला करता था, वहाँ से 90% टूट चुका है अपने लाइफ टाइम हाई से और ऑलमोस्ट 140 के आसपास की क्लोजिंग है। 2019 में जब ये न्यूज़ आई थी कि 98,000 करोड़ के आसपास की जो पब्लिक मनी है उसको जो है प्रमोटर ने जो है गलत तरीके से यूज़ करा है, और उसके बाद से तो फ्रेंड्स जो करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिली और वन वे जो है फ्री फॉल इस स्टॉक में देखने को मिला, क्योंकि उस टाइम एक यूफोरिया सा बना हुआ था, एक माहौल बन गया था। डीएचएफएल पे भी इस तरह के एलिगेशंस लगे थे जो बाद में प्रूव भी हुए हैं। इंडिया बुल ग्रुप में भी सेम हुआ है, प्रमोटर्स पे एलिगेशंस लगे और प्रमोटर ने अपनी जो है सारी स्टेक लगभग जो है अब तो ऑफलोड कर दी है और ये माइनॉरिटी स्टॉक होल्डर कंपनी में रह गए हैं। और यहाँ पे ब्लैकस्टोन अब सबसे बड़ा जो है स्टेक होल्डर है और माना जा रहा है कि ब्लैकस्टोन ही इस कंपनी को मार्च के बाद में प्रोफेशनली रन कर सकता है, यानी कि जो पीई फंड्स जो है प्रोफेशनल्स को लाके इस कंपनी को रन कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, ये न्यूज़ जो है 2 महीने 2.5 महीने से आ रही है। जो है समीर गहलोत ने अपनी स्टेक जो है पिछले महीने बेच दी थी, 9-10% की स्टेक उनके पास बची है। उसके बाद से भी स्टॉक 100 रुपये टूट चुका है। मेरे को याद है अच्छे से 260 रुपये के आसपास का प्राइस था। इतना कुछ होने के बाद भी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है फ्रेंड्स, जो एनबीएफसी सेक्टर है वो वैसे तो रिस्कीएस्ट सेक्टर माना ही जाता है, पर इंडिया में जिस तरह के इवेंट पीछे देखने को मिले हैं, चाहे वो डीएचएफएल को ले लो, IL&FS के केस को ले लो, यस बैंक के केस को ले लो। यस बैंक दो एनबीएफसी नहीं है, बैंकिंग स्पेस है, पर ऑलमोस्ट लैंडिंग सेक्टर है। तो यहाँ पर जो इस तरह की न्यूज़ बेस आई है और जिस तरह के शॉकिंग रिजल्ट्स भी कुछ कंपनीज ने दिए हैं, इस सेक्टर की डी रेटिंग हुई है। जो अच्छी प्रमोटर वाली कंपनीज थी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस भी एक टाइम 1700 रुपये ट्रेड किया करता था और कोविड के टाइम पे वो भी, उसका भी मैंने रेट 150-200 रुपये के आसपास देखा है और अभी वो 400 रुपये के आसपास चल रहा है। तो अच्छे से अच्छा स्टॉक वहाँ करेक्ट हुआ है। अच्छे से अच्छी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को बुक वैल्यू का 1 गुना 1.25 गुना के आसपास या पीई में 4-5 गुना से ज़्यादा का मार्केट देने को तैयार नहीं है यहाँ पे रिस्क को देखते हुए। और अगर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के और इस तरह के एलिगेशंस के इशू हैं, तो वहाँ पर मार्केट का कॉन्फिडेंस जो है ही नहीं, जिस वजह से स्टॉक में एक बड़ी जो है मूवमेंट आई थी जब राकेश झुनझुनवाला ने स्टेक खरीदी थी और उसके बाद से फिर से स्टॉक में बड़ी करेक्शन देखने को मिली है। फ्रेंड्स, इतनी बड़ी करेक्शन अब आ चुकी है, एग्जिस्टिंग प्रमोटर ऑलमोस्ट आउट कर चुके हैं। 9-10% की समीर गहलोत की स्टेक है, वो भी जो है आने वाले टाइम में उन्होंने बोला है कि वो बेच के पूरी तरह से निकल जाएंगे और ब्लैकस्टोन जो है को पहला राइट होगा उस स्टेक को खरीदने का। तो बड़े डेवलपमेंट्स अगले 2-3 महीने में पेंडिंग है। अगर इस स्टॉक को प्रोफेशनली पीई फंड्स चलाते हैं तो इनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी घटेगी और कंपनी पूरी तरह से री-रेट हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है इन तीनों शेयर में अगर किसी की हाई रिस्क एपेटाइट है तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे एक दाव लगाया जा सकता है। यहाँ से स्टॉक फ्रेंड्स ऑलरेडी काफ़ी करेक्टेड है और किसी भी लेवल पे सपोर्ट नहीं लिया है, तो बहुत हाई रिस्क बैट हो गया है। पर अगर तीनों में कंपैरिजन करें तो यहाँ पर जिस तरह के डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं, ये स्टॉक एक री-रेटिंग का कैंडिडेट बन सकता है। दूसरा शेयर है धानी सर्विसेज। फ्रेंड्स, ये कंपनी जो है डिजिटल लैंडिंग में
जो है लैंडिंग के कारोबार में है। धानी करके इनकी ऐप है जहाँ से डिजिटल लैंडिंग करते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं। हेल्थ केयर में है, जो है धानी वन के नाम से कार्ड चलाते हैं। ये जिस भी सेक्टर में कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग, माइक्रो फाइनेंस में भी है ये कंपनी, और हेल्थ केयर सेगमेंट में है। जो जो बिजनेस इसके हैं फ्रेंड्स, मुझे पेटीएम की याद दिलाते हैं कि हैं तो बहुत सारे बिजनेसेस में लीडर कहीं नहीं है और हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मुझे यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आता है। स्टॉक बहुत बढ़ गया था यूफोरिया में, जब मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ भी चल रहा था, और अब वहाँ से करेक्ट हो चुका है। मुझे लगता है कि ये जो उसमें बाउंस बैक देखने को मिला है ये बहुत टेम्पररी है, और यहाँ से करेक्शन का दौर शायद फिर से देखने को मिले। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा किसी को हाई रिस्क टेकिंग जो है, इसकी हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, और जो इसी तरह के शेयर में पैसा लगाता है कि या तो जीरो हो जाएगा या कुछ भी हो गया मेरा पैसा डबल हो जाएगा, उस तरह के जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर हैं वो पैसा लगा सकते हैं। और इवन इसी तरह की कंपनीज में पैसा लगाना है तो अब तो काफ़ी सारे जो स्टार्टअप टाइप के बिजनेस लिस्ट हुए थे वो भी बहुत करेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरी कंपनी है यारी डिजिटल। ये कंपनी भी फ्रेंड्स जिस स्पेस में मार्केट प्लेस है इनका, इसके अलावा और काफ़ी सारे बिजनेसेस है मार्केट प्लेस का, तो खैर रिवेन्यू ना के बराबर आता है। ये भी कंपनी जो है बहुत हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, बुक्स पर डेट है, किसी भी तरह के रिजल्ट में ऑपरेटिंग लेवल पर भी लॉसेज में है। यहाँ भी कॉन्फिडेंस नहीं है फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल यारी और धानी आपकी अवॉइड लिस्ट में होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आप सिर्फ स्पेकुलेशन पर ही अगर लगाते हैं, या ओवर करेक्टेड शेयर को ये सोच के खरीदते हैं 10-20-30% बढ़ गए हम निकल जाएंगे, इस तरह के स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करना जानते हैं, और आप प्योर स्पेकुलेटिव जो है इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं, तो एक अलग चीज़ है। फंडामेंटली मुझे नहीं लगता जो तेजी वेजी बननी थी वो बन चुकी है इन शेयर्स में। एक टेक्निकल बाउंस बैक है, थोड़ी तेजी देखने को मिले, पर लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे पॉजिटिव नहीं लगता, स्पेशली यारी में और धानी सर्विसेज में। दोनों ही जो है बिजनेस मॉडल बढ़िया है पर बहुत कॉम्पिटिटिव है, और आज की डेट में इस तरह के हाई वैल्यूएशंस और स्पेकुलेटिव बिजनेस में कोई बहुत ज़्यादा रुझान इन्वेस्टर का नहीं रहा है। जो यूफोरिया था वो ऑलमोस्ट कूल डाउन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, तीनों में अगर कोई जो फंडामेंटली स्टॉक है जो री रेटिंग हो सकती है आने वाले टाइम में, और जो है हाई रिस्क एपेटाइट वाले जो इन्वेस्टर हैं, एक बार को इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को देख सकते हैं। बाकी दो ओवर करेक्टेड जरूर हैं, पर यहाँ कोई बाइंग अपॉर्चुनिटीज मुझे नहीं लगता कि बन रही है। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।